हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो 2023-24 का जो 24 में होने वाला है, तो उसका हम लोग आज यहाँ पे 2023 के 10 जनवरी में जो पूछा गया क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का, उसके मैथ्स के पेपर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सोनल और अर्जुन मिलकर जो है एक कार्य को 57 दिनों में और अर्जुन और रोहन जो है उसी काम को 38 दिनों में पूरा करते हैं। साथ ही रोहन और सोहन की बात करें तो रोहन और जो है सोनल जो है 38 दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोनल को ऐसे डिनोट करेंगे और अर्जुन को जो है ए से डिनोट करेंगे। तो सोनल को एस लिखेंगे और अर्जुन को ए, यानी सोनल और अर्जुन मिलकर जो है इस काम को कितना दिन में करेगा, 57 दिन में करेगा। और अर्जुन और रोहन यानी कि अर्जुन प्लस आर यानी कि ए प्लस आर कर देंगे, तो ये जो है दोनों मिलकर 38 दिनों में पूरा करेगा उसी काम को। और रोहन और सोनल जो है मिलकर 38 दिन में, तो यहाँ पे लिख देंगे रोहन और यहाँ पे सोनल दोनों जो है 38 दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या करना चाहिए, इसमें वर्क निकालना पड़ेगा कि वर्क इसमें कितना है। तो वर्क बराबर कितना, ये जो भी यहाँ पे समय दिया गया है समय का हम एलसीएम करके वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम यहाँ पे करेंगे। तो 38 दोनों है, तो इसमें से कोई एक 38 को लेते हैं और 57, तो 38 और 57 का यदि एलसीएम करते हैं तो इसमें हाईएस्ट कॉमन इसका कितना 19 होगा। तो 19 से कोई भी एक नंबर को काट देंगे, तो 2 से यदि काट देते हैं 19 का टेबल 2 बार में 38 हो जाएगा। तो अब 57 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 114। तो 114 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऐसा वाला तरीका जो है हम सिखा चुके हैं एलसीएम वाले चैप्टर में, आप उसको वीडियो में चेकआउट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अब 114 इसका वर्क आ गया। अब 57 का टेबल 2 बार में 114 आ जाएगा, फिर 38 का टेबल यहाँ पे 3 बार में आएगा, फिर 38 का टेबल यहाँ पे 3 बार में आएगा। तो ये सभी क्या निकला, स्ट्रेंथ निकला। क्या निकला, स्ट्रेंथ निकला कि यानी कि एस यानी कि सोनल और जो है अर्जुन मिलकर उसका दोनों का स्ट्रेंथ कितना है, 2 का है। और यहाँ पे अर्जुन और रोहन का जो स्ट्रेंथ कितना है, 3 है। और यहाँ पे सोनल और रोहन का स्ट्रेंथ कितना है, 3 का है। मतलब एक दिन जब दिया जाए तो वो 3 काम करेंगे दोनों मिलकर, रोहन और सोनल मिलकर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि सब मिलकर, ठीक है, तो मिलकर मतलब क्या हो जाएगा, सबको यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, तो सबको जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 बार एस जुटेगा, 2 बार यहाँ पे ए जुटेगा और 2 बार यहाँ पे आर जुटेगा। ठीक है, तो सबको जो जोड़ देते हैं तो कितना होगा 2 इंटू एस प्लस ए प्लस आर। और इसका जो है स्ट्रेंथ भी जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 इसलिए लिए क्योंकि 2 बार एस रहेगा। सबको यदि जोड़ देते हैं तो एस प्लस ए प्लस आर प्लस एस करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 एस मिलेगा, 2 ए मिलेगा और 2 आर मिलेगा। तो इसी टाइप से हम कॉमन ले लिए 2 इंटू एस प्लस ए प्लस आर। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2 8। अब 2 से काट देंगे तो 4 बार में, यानी कि स्ट्रेंथ कितना निकला एस ए आर का, तो ये 4 का निकला। मतलब तीनों को यदि एक साथ में काम करेंगे तो एक दिन में वो 4 काम करेंगे। तो 4 काम यदि एक दिन में करेंगे तो 114 काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 114/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यदि 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 57 बार में कट जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 28.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28.5, यानी कि जो है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों यहाँ पे मिलकर जो है, यानी कि सोनल और जो है अर्जुन और जो है यहाँ पे रोहन, ये तीनों मिलकर जो है ये 28.5 डेज में जो है क्या कर देगा, इस काम को कंप्लीट कर लेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 120 मीटर लंबी जो एक रेलगाड़ी जो है जिसका स्पीड है कितना है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो भी स्पीड दिया गया है, चाल दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, ये जो दिया गया है इसको हम सबसे पहले इसका रिलेशन निकालेंगे, इसका किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो सब सिंपली क्या करना है, इसको 10 से गुना कर देना है। जैसे 10 से गुना करेंगे, जो भी किलोमीटर पर आवर में रहता है उसको यदि 10 से गुना कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, मीटर में बदल जाएगा। और वो इसका वैल्यू कितना होगा 36 सेकंड के बराबर होगा। यानी कि यदि 10 से इसको गुना करते हैं तो कितना होगा 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 600 यहाँ पे मीटर बराबर कितना हो जाएगा 36 सेकंड। हमेशा 36 सेकंड का वैल्यू यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी किलोमीटर पर आवर में इसका स्पीड दिया गया है उस स्पीड को हम 10 से गुना करना है। सबसे पहले 10 से जैसे गुना करेंगे तो वो जो भी आएगा गुना करने के बाद वो मीटर में आएगा और वो किसके इक्विवेलेंट होगा 36 सेकंड के बराबर होगा। यानी 36 सेकंड का समय दिया जाए तो वो 600 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब यहाँ पे बोला गया कि 18 सेकंड में ये कितना हो रहा है। तो 18 सेकंड यानी कि 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो 18 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुके हैं उसको पहले देखेंगे। तो 18 सेकंड में कितना है, तो 36 का यहाँ पे आधा दिख रहा है, तो यानी कि 300 का भी आधा, 600 का आधा कितना दिखेगा 300 मीटर। यानी कि 18 सेकंड में कितना मीटर जो है ट्रैवल कर चुकी है,
ट्रेन, तो यहाँ पे 300 मीटर का। बट यहाँ पे बोला गया है कि 300 मीटर जो है इसमें पुल के साथ साथ खुद की लंबाई को भी यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे खुद की लंबाई जो है वो उसको घटा देंगे तो हमको पुल की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 300 में से 120 घटा देंगे यानी कितना होगा 180 मीटर, यानी कि पुल की लंबाई कितना है 180 मीटर लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ट्रेन किसी को जो है पुल को या जब भी कोई जो है प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई जो है वो दोनों जोड़ जाती है। ठीक है, तो जब भी दोनों को जोड़ के लिया जाता है यानी कि जो भी यहाँ पे 300 मीटर निकला वो क्या हुआ 18 सेकंड में पार की, मतलब आप खुद की लंबाई के साथ साथ में यानी कि जो प्ले यहाँ पे पुल की लंबाई है वो भी यहाँ पे इंक्लूड था, तो उसको हम हटा दिए। 120 जो ट्रेन की लंबाई थी उसको घटा देने के बाद हमारा जो निकला वही हमारा क्या था एक्चुअल जो है पुल की लंबाई था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेबल फैन को जो है 2000 जो है 827 रुपये और 6 पैसे में बेचने पर उसे जो है 2200 जो है इसी जो है क्या करना है 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली जो हानि है उससे 14% अधिक जो है लाभ मिलता है। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए जो है इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया टेबल फैन को जो है कितना बेचा जा रहा है, एक बार 2827 रुपया और 6 पैसे में बेचा जा रहा है। और दूसरा जो है उसको यदि हम 2230 रुपये में बेचेंगे तो क्या हो रहा है जो भी हमको लॉस होगा वो लॉस से जो हमको 14% प्रॉफिट होगा पहले वाले में। ठीक है, यानी 2827 में जो बेचे उसमें हमको जो 14% का प्रॉफिट है ना, किससे जो हानि हो रहा है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14% का लाभ हमको लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए फैन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखना चाहेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया, क्या दिया गया है 2 विक्रय मूल्य दिया गया है। पहला विक्रय मूल्य जो था हमारा वो कितना है 2230, कितना है 2230 रुपया। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य जो है 2230 रुपया है। और दूसरा विक्रय मूल्य जो है कितना है 2827 रुपया और 6 पैसा है। ठीक है, अब बीचों बीच में यहाँ पे कहीं पे होगा क्या सीपी, क्या होगा सीपी होगा हमारा बीच में। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पे पहला वाला जो यानी कि सेलिंग प्राइस है यानी जो 2230 वाला है उसमें हम क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। जो हमको लॉस हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे तो सीपी के पास पहुँच जाएंगे। या जो भी हम 2827 रुपया और 6 पैसे में बेचे हैं उसमें जो हमको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को यदि घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा सीपी मिलेगा। दोनों साइड से हम पहुँच सकते हैं तो किधरों से भी हम जा सकते हैं। यानी कि लॉस तरफ से हमको जितना लॉस हुआ है उसमें से 2230 में से उसको जोड़ देंगे तो हमको सीपी मिल जाएगा। या जो भी हमको विक्रय मूल्य दिया गया है जो 2827 में बेचेंगे जिसमें लाभ हुआ हमको उसमें से हम लाभ घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सीपी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बोला गया क्या है कि 14% अधिक मिलता है, यानी कि यदि पहला यदि हानि में यदि उसको 100% था हानि उसका तो इसको कितना मिलेगा हानि सॉरी लाभ कितना हो जाएगा उसका 14% ज़्यादा यानी कि 114% मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके बीच का जो डिफरेंस है यानी दोनों का जो यहाँ पे जो क्योंकि लॉस और प्रॉफिट यदि होगा तो दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन यानी कितना हो जाएगा 214%, कितना हो जाएगा 214% हो जाएगा टोटल इसका डिफरेंस। और इधर में देखेंगे डिफरेंस तो कितना हो जाएगा 2827 पॉइंट जो है 06 है और यहाँ पे है कितना 2230 रुपया और 00 पैसे। तो यहाँ पे कितना होगा 06 हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 होगा, यानी 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा जो 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 597 रुपये 6 पैसा बचेगा। तो यहाँ पे वो जो है किसके बराबर हो जाएगा 214% के बराबर हो जाएगा 597.06। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है 214% यानी कि दोनों का यहाँ पे योग कितना हो गया 214 और परसेंट उसका वैल्यू जो है कितना दिया गया 597 रुपये और 6 पैसा। तो हम ये वाला 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे 100% का वैल्यू था उसको जो हम 2230 रुपये में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सीपी मिल जाएगा। या 114% निकाल लेंगे और 2827 रुपया .06 इसमें यदि घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सीपी मिल जाएगा। तो हम सबसे इजी वाला काम करते हैं 100% वाला, क्योंकि इसमें 0 है तो इसलिए इसको लेंगे। 100% आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यदि 100% निकालते हैं तो इसको 2230 में से जोड़ना पड़ेगा तब जाकर हम सीपी के पास पहुंच जाएंगे। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 214 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 214 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 का टेबल से काटते हैं तो कितना बार में 107 बार में, फिर इसको 2 का टेबल से काटते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बार में 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बार में 18 हो जाएगा, 8 बार में 16 हो जाएगा, फिर 5 बार में और यहाँ पे 3 बार में, यानी कि 29,000 जो 853 आएगा। फिर 107 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 107 का टेबल जो है 2 बार में कितना हो जाएगा 214 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 29853, उसमें से हम इसको क्या करेंगे 200 यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 और इधर कितना बचेगा 8, तो 84 बचेगा और इसमें 5 845 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना बार जाएगा 7,
7 बार, कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 बार में कितना होगा, 749। तो 749 यहाँ पे कम कर देंगे, कितना बचेगा, 96, कितना बचेगा, 96। और यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो ये 963 107 का टेबल में कितना बार में आता है, 9 बार में, यानी कि 279 हुआ। 279 क्या हुआ, 100% का वैल्यू हुआ। अब क्या करेंगे, 2200 जो 30 दिख रहा है हमको, उसमें से हम 279 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे जोड़ते हैं हम 279 को, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2500 जो है 9, कितना हो जाएगा, 2509 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 2509 रुपया उसका क्या है, सीपी है। अब फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो 2509 रुपया यदि उसका सीपी है, तो उसका हमको 14% प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे 114% निकाल देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इतना कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, पहले आपको ऑप्शन चेक करना है कि इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट इसका सबका अलग अलग है, यहाँ पे 0, 0, 5 और 6 है। और इसको कैलकुलेट करेंगे जब, तो इसको 9 गुना 4 से गुना करेंगे यूनिट डिजिट को, तो कितना आएगा, 36 आएगा, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। और ये पॉइंट 0 जब ये नीचे 100 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो लास्ट वाला तो इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। 6 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेट जैसे करेंगे, तो यहाँ पे 114 से इसको गुना कीजिए और फिर 100 से डिवाइड करना, मतलब 2 पॉइंट के बाद, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से जैसे गुना करेंगे 2509 को, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,036, कितना हो जाएगा, 10,036 हो जाएगा। फिर 1 से जब गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2500 कितना आएगा, 2500 यहाँ पे 9 ही आएगा। और उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 से फिर गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2509 आएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2, यानी कितना होगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2860 रुपये और 26 पैसा। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे करके भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन 8 करके भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे क्वेश्चन 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, एक कपड़े की दुकान ने जो है शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। मतलब एक जो दुकानदार है वो 30% का छूट देता है कपड़े की, यानी कि जो दुकान में शर्ट है उस पर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि रिवान छूट में जो है 810 रुपये बचाना चाहता है। मतलब वो उसको मतलब रिवान जो है उसको छूट चाहिए 810 रुपया, यानी कि 810 रुपया वो बचाना चाहेगा। तो ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी होगी ताकि उसको 810 रुपये का सेविंग हो जाए। यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 540 रुपया है। मतलब एक शर्ट का अंकित यानी प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस जो है वो कितना दिया गया है, 540 है। तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 540 रुपया हो गया। अब इसमें 30% का डिस्काउंट है, मतलब कितना का डिस्काउंट दे रहा है एक टी शर्ट पे, तो इसका 30% हम निकाल लेंगे। तो 30% को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाइए और फिर इसको 3 से गुना कर दिए, तो 54 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, 162 रुपया, कितना हो जाएगा, 162, यानी 50 गुना 3 करेंगे तो 150 होगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 150 प्लस 12 यानी कि 162 रुपया, इसका 30% निकलेगा। तो 130% या 30% का वैल्यू यहाँ पे 162 हुआ, मतलब एक टी शर्ट पे उसको 162 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 810 रुपये डिस्काउंट चाहिए, तो 810 को हम डिवाइड कर देंगे 162 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। कितना बार में, 5 बार में पूरी कट जाएगा, यानी 5 टी शर्ट जो है उसको लेना पड़ेगा, शर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके उसको क्या होगा, 100 नहीं 810 रुपया का जो है बचत हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 शर्ट उसको खरीदना पड़ेगा, तब जाके उसका सेविंग कितना होगा, 810 रुपये का उसको बचत हो पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार जो है 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है। यानी कि यहाँ पे दुकानदार जो है वो क्या है, बेईमान दुकानदार है, जो क्या कर रहा है, वजन से जो है 15% कम जो है तोल रहा है। तो उसका कुल प्रतिशत जो है लाभ 0.2 स्थान तक जो है शुद्ध ज्ञात करना है इसको। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि लाभ परसेंट क्या होता है। तो लाभ परसेंट जो होता है वो क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये जो हमारा क्या होता है, लाभ परसेंट होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसको। जैसे कोई भी सामान जो है 100% का बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट चाहिए 12%, मतलब कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। यानी 12% का इसमें क्या होगा, 100 का 12% 12 होता है, 12 जोड़ देंगे तो मतलब ये वाला हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य जो है यहाँ पे 12% का, यानी कि लाभ इसको हो चुका है, क्योंकि 100 का सामान वो 112 पे बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 का जो सामान है उसमें, यानी कि यदि 100% है, उसका जो है 15% वो कम वजन तोलता है। मतलब 100 के जगह पे कितना तोल रहा है वो, 85, कितना तोल रहा है, 85% वो जो है तोल रहा है। तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी 100 का सामान है वो, लेकिन 112 में तो बेच रहा है, बट वो 100 के जगह पे कितना का यूज़ कर रहा है, 85% का यूज़ कर रहा है। मतलब कितना का प्रॉफिट ले लिया ये, तो 85 से 112 कितना का डिफरेंस है इसमें, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 27% का डिस्काउंट मतलब डिफरेंस है, यानी 27% उसको क्या मिल रहा है,
प्रॉफिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 27 प्रॉफिट मिल रहा है। किसमें प्रॉफिट मिल रहा है? अब उसका जो है क्रय मूल्य जो होगा वो 100 नहीं होगा, सब 85 होगा। क्यों 85 होगा? क्योंकि हम 85 वहाँ पे तोल रहे हैं, तो इसलिए 85 उसका अब क्रय मूल्य हो चुका है। क्योंकि उसको फंसाना कितना पड़ रहा है? 85% ही, तो 85 वहाँ पे नीचे हो जाएगा और गुना कर देंगे 100 से, यानी प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुना 100 कर देंगे, तो इसको कैलकुलेट करने से हमारा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 2700 यहाँ पे दिखेगा, 2700 बटा 85, 100 से गुना कर देंगे तो 2700 बटा 85 दिखेगा, तो 2700 बटा 85 दिखेंगे, तो 85 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? मैक्सिमम 3 बार जाएगा। 3 बार यदि मैंने इसको जो है ये करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 बार में, तो 85 गुना 3 कितना हो जाएगा? 240, और यहाँ पे 15, तो कितना होगा? 255। तो 255 यहाँ पे लिख देंगे, फिर घटा देंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पे 0, 150 हो जाएगा। और फिर कितना टाइम्स जाएगा? तो यहाँ पे जो है 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1 बार में कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 85 में जो 150 में से 85 घटाएंगे तो कितना होगा? 65 बचेगा यहाँ पे, तो 65, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 डिजिट तक हमको चाहिए पॉइंट के बाद, तो 2 यहाँ पे कितना बार जाएगा? 8 का टेबल जो है 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 7 बार में कितना होगा? 8 7 56, 560 हो गया, और 35, 560 35, 595, तो बचा कितना? 55। फिर एक 0 बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे फिर जो है 7 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार में 595 होता है, तो 6 बार लगा देंगे, तो 6 बार में कितना हो जाएगा? 85 गुना 6 करेंगे तो 480, और इधर कितना हो जाएगा? 6 5 में 30, तो यानी कितना होगा? 510, तो 510 यहाँ पे कर देंगे। तो 2 ही डिजिट तक हमको चाहिए था, तो यहाँ पे 31.76% जो हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31.76% इसका क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो इस टाइप से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर इंटू जो है 10 मीटर इंटू 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे जो है खंभे की लंबाई क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला फिगर है, तो सबसे लंबा जो क्या होगा? ये वाला कोना से कोना होगा, यानी कि उसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण का जो है लंबाई क्या होता है? ये जो है किस तरह का जो है फिगर बना हुआ है? ये जो है घनाभ है। क्या है? घनाभ है, क्योंकि इसके सभी जो है विमाएँ जो है अलग अलग है, इसलिए घनाभ है। ठीक है, और घन होता तो सब बराबर होता है। ठीक है, जैसे 5 की जगह पर 10 रहता है तो हम समझ जाते हो क्या है? घन है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? सबका अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये घनाभ होगा। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H²। तो यानी कि इसका विकर्ण की लंबाई होगा वही सबसे लंबे जो है खंभे की लंबाई होगा, जो उस जो कमरे में या जो घनाभाकार जो है कमरे में रखा जा सकता है। सबसे बड़ी जो है खंभे की लंबाई होगी वही। ठीक है, तो यहाँ पे विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट जो है L² प्लस B² प्लस H²। तो यहाँ पे लंबाई कितना है? यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। फिर यहाँ पे बी है, वो भी है 10 है, बी मतलब चौड़ाई होता है, तो यानी बेस होता है, या जो है इसको बोल सकते हैं ब्रेथ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 मीटर का स्क्वायर कितना होगा? 100। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइट जो है 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा, यानी 225 आएगा। 225 का अंडर रूट करेंगे तो कितना होगा? 15, और ये मीटर में है तो यहाँ पे कितना होगा? 15 मीटर। यानी कि सबसे लंबे जो है खंभे की जो है लंबाई जो होगा जो इस कमरे के अंदर रखा जा सकता है वो कितना? 15 मीटर का है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्तक जो है SCF जो है लघुत्तम समावर्तक जो है क्रमशः 8 और 40 है। 2 संख्याओं का हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला यहाँ पे है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। कोई भी 2 नंबर का गुणनफल करो और उसका जो है क्या करो? LCM, यही 2 नंबर का LCM और यही 2 नंबर का जो है SCF करेंगे गुना, तो ये दोनों जो है बराबर में होता है। ये फॉर्मूला है, आपको इसको नोट आउट करना है। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पे और नंबर 2 का जो यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे N1 इंटू N2, क्योंकि हमको दिया गया नहीं है, उसका गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो जो किसके बराबर होगा? LCM और SCF के प्रोडक्ट के बराबर, यानी उसके गुणनफल के बराबर। तो LCM यहाँ पे कितना दिया है? 40 दिया गया है, और SCF यहाँ पे कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। जो पहले आता है, यानी क्रमशः जब लगा हुआ हो तो जब पहले लिखा होता है उसका वैल्यू पहले दिया जाता है, और जो बाद में लिखा हो उसका वैल्यू बाद में होता है। तो महत्तम समावर्तक पहले आया, मतलब महत्तम समावर्तक 8 है, और लघुत्तम समावर्तक कितना है? 40 है। तो 8 गुना 40, यानी 40 गुना जो है 8 करेंगे तो कितना होगा? 320 हो जाएगा। यानी कि दोनों जो है नंबर का जो गुणनफल कितना आया? 320। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन ने एक बैंक से जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि जो उधार लेता है। ठीक है, और उसके यानी जिसके लिए जो है ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता है या किया जाना है। यदि उसने जो है 4 वर्ष के अंत में 21,961 रुपये और 50 पैसे का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने जो है कितनी राशि उधार ली थी? कितनी राशि उन्होंने उधार ली थी, उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हमको मूल दिया गया नहीं है, मूलधन हमको यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो हम मूलधन यहाँ पे कितना मान लेंगे? 100% मान लेंगे। यदि उसका मूलधन 100% है तो ये जो है कितने साल के लिए दिया गया है?
जिसके लिए ब्याज चक्रवृद्धि संशोधित किया जाता है उसने 4 वर्ष के अंत तक, तो 4 वर्ष तक उसका जो है मतलब इसमें जो है 4 वर्ष के लिए वो रख रहा है और सब में क्या हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का दर से उधार रेट कितना दिया गया 10% का है। तो यदि इसका हम 10% निकालते हैं, यदि इसका 10% निकालेंगे तो इसका रूल हम बता चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे 100% का या 1000 हम मान लेते हैं यहाँ पे 1000 का उसका वैल्यू है। यदि बोल दिया रेट कितना है 10% है, सब में 10% का वैल्यू है, तो 2 साल के लिए जब निकालना हो कि 1000 का यदि यहाँ पे पी दिया गया है यानी मूलधन दिया गया है, तो सबसे पहले 2 साल है तो 2 बार हमको 10% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा, इसका फिर 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको हमको कोई इससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ क्या निकालना है ब्याज निकालना है। तो इसके लिए 2 साल के लिए क्या होता है 2 गुना 1 करना पड़ता है, यानी कि जो पहला में निकला 10% उसको 2 गुना करना है और बाद वाले को 1। 3 के लिए क्या होता है 3 3 1, यानी पहले वाले को 3 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 1 से। 4 के लिए होता है 4 6 4 1, यानी पहले वाले जो निकलेगा उसको 4 से गुना करना है, दूसरे वाले को जो है 6 से, तीसरे वाले को 4 से और चौथे वाले को जो है 1 से गुना करना है। फिर जैसे इसमें भी यदि हम 1000 मान लेते हैं तो इसका जो है 10% करके निकालेंगे तो एक बार निकालेंगे तो 100 निकलेगा। दूसरा बार जितना बार रहेगा, जितने साल के लिए रहेगा उतना बार हमको कैलकुलेट करना है। तो 10% निकालेंगे तो 100, फिर दूसरा बार में जो है यहाँ पे 10 निकलेगा, फिर तीसरी बार में 1 निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे। अब जितना भी इसका वैल्यू आएगा वही हमारे क्या होगा ब्याज होगा। जैसे यहाँ पे 300 हुआ, फिर यहाँ पे 30 और फिर यहाँ पे 1, तो 300 यहाँ पे कितना होगा 31 रुपया जो हमारा 10% के रेट पर 1000 पे यहाँ पे बनेगा ब्याज। ठीक है, उसी टाइप से 4 साल में भी उसी टाइप से कर सकते हैं, जो भी ब्याज निकलेगा। जैसे यहाँ पे इसको यदि 10,000 का लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 पहले में आएगा, उसके बाद जो है 10% निकालेंगे तो 100 आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। अब इसको 4 6 4 1 से गुना करना है, जो भी आएगा वैल्यू वही हमारा ब्याज हो जाएगा। जैसे इसको 4 से गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा, यहाँ पे 600, यहाँ पे 40, तो 4640 और 1 40, तो 4641 जो है इसका क्या हो जाएगा ब्याज निकल जाएगा। कितना पर 10,000 पे, कितना पे 10,000 पे। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो उसी मेथड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इधर वाला क्वेश्चन पे। यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे 100% का उसके पास क्या है पूंजी है, यानी कि धन है उसके पास, ठीक है, या उससे उतना परसेंट जो है उसको लिया था 100%, ठीक है, धन जो कितना लिया गया था उधार राशि 100% था। तो इसमें जो है 10% का यहाँ पे ब्याज लगेगा, यानी कि कितना बार 4 साल के लिए। तो यहाँ पे 4 बार जो है 10% का वैल्यू निकालेंगे, तो एक बार निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 10% का वैल्यू 10 होगा, फिर दूसरी बार निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 10% का वैल्यू 1 होगा, फिर तीसरी बार निकालेंगे तो 0.1, चौथे बार निकालेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे 4641 इसका जो कोडिंग होता है उसको यहाँ पे लिखना है 4641। तो इसका वैल्यू कितना होगा 40 इधर हो जाएगा, इधर जो है 6 हो जाएगा, इधर जो है कितना होगा 0.4 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 0.01 होगा। ठीक है, 0.01 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 46 होगा और यहाँ पे जो है 41, तो 46 41 और 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 46 रुपया, यानी 46 पॉइंट जो है 41% का जो इसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, या ब्याज देना पड़ा है उसको। यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है तो ये 146% का वैल्यू दिया गया, 146 यानी कि 100% तो उसका लिया गया था जो बैंक से, और उसमें जो ब्याज कितना लगा 46% का, 46 पॉइंट जो है 41 का, तो यहाँ पे 146 हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 146 पॉइंट जो है 41, ये इतना परसेंट का वैल्यू कितना दिया गया है 21,961.50 दिया गया। ठीक है, अब ये जो है किसके बराबर है 146 पॉइंट जो है 41 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू यानी मूलधन हमको कितना जो धन उधार लिया था उसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे 146.41 था और इसका वैल्यू कितना दिया गया था, इसका वैल्यू कितना दिया गया था 21 जो है 21,961.50, 21,961.50 दिया गया था। तो 100% का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 21 96 150 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 146.41, फिर यहाँ पे गुना 100 हो जाएगा, ये पॉइंट भी हट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यदि इसको काटेंगे 14,641 से तो ये कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पे ये पूरा जो है कट जाएगा 150 बार में, तो यहाँ पे 150 गुना 100 हो जाएगा तो कितना होगा 15,000, तो 15,000 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी उसका जो है कितना उधार लिया गया था 15,000, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 पे कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में
ए जो है ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करता है, तो समान दिशा में दौड़ते हुए वे आराम बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यानी कि उसका जो वृत्ताकार एक पथ है उसमें ए और बी एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसका जो बाउंड्री है वो कितना मीटर का है, 400 मीटर लंबा है। तो 400 मीटर लंबा है, लेकिन दोनों का स्पीड जो अलग अलग है, यानी कि जो है डिस्टेंस हम चाल बराबर निकालेंगे, समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या निकलेगा, समय बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल करेंगे तो हमको समय निकल जाएगा। तो इसका समय कितना लग रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको जो है 16 से डिवाइड करेंगे, सबका अलग अलग है, ये जो ए के लिए है और ये है बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 40 बार में कट जाएगा, और ये 16 से इसको 400 को डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। यानी कि 40 सेकंड में ये कर रहा है और ये 25 सेकंड में ये एक चक्कर घूम जाया है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है कि दोनों जो कब मीट करेगा, कितने समय में दोनों एक दूसरे से जो है मिलेगा। तो इसके लिए एलसीएम कर लेंगे, तो 40 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन डिफरेंस मैक्सिमम कितना का है, 5 का है। तो हाईएस्ट कॉमन इसका फैक्टर यानी कि एचसीएफ जो इसका 5 हो गया दोनों का, तो 5 से कोई भी एक नंबर काट देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा और इसको गुना कर देंगे, ठीक है। जो कटा हुआ पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिए, फिर यहाँ पे 5 गुना 40 करेंगे तो 200 सेकंड, यानी कि 200 सेकंड में ये दोनों क्या हो जाएगा, एक बार मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया ए अनुपात बी का वैल्यू 5:6 है, बी और सी का अनुपात जो है कितना है, 6:7 है। तो ए प्लस बी का अनुपात फिर बी प्लस सी अनुपात जो है सी प्लस ए का मान कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए बी और सी। तो ए और बी का अनुपात कितना है, 5:6 है। फिर उसी टाइप से यहाँ पे बी का भी वैल्यू फिर से दूसरे वाले में 6 ही दिया गया है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पे 6 ही रख दिए और ये 7, ठीक है। यदि ऐसा अलग रहता है जैसे कि ए बी सी, यहाँ पे 5:6, फिर यहाँ पे ये यदि कुछ अलग रहता है 5:3, तो फिर लिखते हैं ऐसा, क्योंकि 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 के सन्निकट में दिया गया है, तो 6:7 डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अब इसको कैलकुलेट जब हो गया, यहाँ पे अनुपात हमको ज्ञात हो चुका है, तो सीधे हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी अनुपात जो है यहाँ पे बी प्लस सी अनुपात जो है सी प्लस ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। अनुपात जो है यहाँ पे बी प्लस सी यानी कि 6 + 7 का वैल्यू निकालना है, तो 13 होगा। फिर इसी टाइप से यहाँ पे सी प्लस ए यानी कि 5 + 7 यानी कि 12, तो 11:13:12 जो है इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए में दिख रहा है कि 11:13:12, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी कि यदि 100 का सामान है वो, तो 115% उसका क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस यहाँ पे रख रहा है, ठीक है। ये वाला इसका क्या है, सीपी है। तो 115% करके जो है ये क्या कर रहा है, अंकित कर दिया गया है। अब बोल रहा है कि वहाँ पे वह 20% का छूट देता है, क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है। तो 115 में 20% का छूट देना मतलब एक सेकंड के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 10% का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे तो उसका डबल कर देंगे तो 20% का वैल्यू हो जाएगा, तो 11.5 और उसका डबल कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो 23 इसमें यदि कम कर देते हैं तो कितना होगा, 92%। कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। इसमें यदि हम उसमें कम कर देते हैं यानी 23 का, क्योंकि इसका 11.2 यानी कि 115 का जो है 20% निकालेंगे तो 23 निकलेगा, और जो 23 इसमें कम कर देंगे तो हमको 92 में क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसका बेचना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, तो सीपी यहाँ पे 100% है, यानी कि क्रय मूल्य जो उसका 100% है वो बेच कितना में रहा है, 92 पे बेच रहा है, तो कितना का उसका लॉस हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है। 100 में जो है यहाँ पे 92 हो जा रहा है, 100 का सामान 92 हो जा रहा है, मतलब 8% का इसमें क्या होगा, लॉस हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो है कितना है, 5632 यानी कि 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके जो आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई कितना है, उसको ज्ञात करना है। तो गहराई जनरली देखेंगे तो ये मान लेते हैं ये बेलनाकार टैंक है, तो गहराई मतलब उसका हाइट है, क्या है वो, हाइट है, मतलब उसको हाइट हमको ज्ञात करना है। तो बेलनाकार टैंक की क्षमता यानी कि क्षमता कहने का मतलब हुआ उसका क्या है, आयतन है। तो आयतन यहाँ पे क्या होता है, आयतन जो यहाँ पे क्या होता है, बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन दिया गया कितना, 5632 बराबर यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, नहीं बोला जाए तो बोला जाएगा, यदि वहाँ पे 3.14 लेना है तो फिर 3.14 ही लेना है, नहीं बोला जाए तो 22/7 ही लेना है। यहाँ पे r² होगा, r यहाँ पे व्यास तो दिया गया 16, तो उसका आधा क्या होता है, r होता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 8 × 8, r² है तो 8 × 8 हो गया। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे हाइट जो दिया गया नहीं है, तो हाइट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब इसमें 11 से काटेंगे तो 2 बार में 22 हो जाएगा,
फिर 11 से काटेंगे तो 5 बार में 55 हो जाएगा। 11 का टेबल जो है एक बार में 11 होगा, फिर 11 का टेबल 2 बार में यहाँ पे 22 हो जाएगा। फिर यदि यहाँ पे गुना करते हैं तो 8 गुना 8 16 से यदि इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना बार में 8, क्योंकि 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। 2 8 यहाँ से गायब हो गया तो एक 8 इसमें क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1/7 दिख रहा है, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 28 हो जाएगा। और 28 बराबर क्या दिखेगा, h दिखेगा। तो 28 जो मीटर का इसका क्या है, हाइट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज जो है 15 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है, हम कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इसका बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ दिया गया। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ यहाँ पे क्या है, उसका एचसीएफ का 15 टाइम्स है जो उसका एलसीएम। तो एलसीएम यदि 15 होगा तो इसका एलसीएम एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि एचसीएफ यदि 1 है तो उसका 15 गुना दिख रहा है उसका एलसीएम। क्या दिख रहा है, एलसीएम दिख रहा है। तो यदि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है, जोग है, वो कितना 112 है। तो एज वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं कि जब भी रेशियो दिया रहे और उसका जोग भी दिया रहे तो क्या करते हैं, उसका वैल्यू निकालने के लिए जोग को उसके रेशियो के जोग से डिवाइड करने से हमको वैल्यू निकल जाता है। तो 15 + 1 करेंगे तो 16 बार में, और 16 का टेबल कितना बार में, 12, यानी कि 112 होता है, तो 7 बार में। कितना बार में, 7 बार में। मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 7 है। तो यहाँ पे 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। 15 को भी 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 105 होगा। ठीक है, मतलब एलसीएम इसका 105 है और एचसीएफ इसका कितना 7 है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इफ ऑन ऑफ द जो नंबर इज 49, इफ ऑन ऑफ द जो है नंबर इज 49, मतलब एक नंबर जो है 49 है तो दूसरा नंबर ज्ञात करना है। तो अभी कुछ देर पहले ही बताया यहाँ पे कि n1 × n2, यानी कि दो नंबर का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे गुणनफल भी निकाल सकते हैं। नंबर 1 एक दिया गया 40, यहाँ पे 9, तो दूसरा नंबर हमको ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, मतलब 105 × 7। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर 1 यानी कि 49। 7 से काटेंगे 7 बार में और 7 से फिर काटेंगे 105 को, तो यहाँ पे कितना बार में, 15 बार में। ठीक है, तो यानी कि 15 जो निकला इसका वो दूसरा नंबर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार जो है 1 महीने में 80 kg से घटकर 64 kg हो जाएगा या हो गया है, तो व्यक्ति के भार में कितने % की कमी आई। वो 80 का था, 80 kg का था, बट यहाँ पे चेंज हो गया, कितना हो गया 64 kg, बीमारी के चलते घट गया उसका वजन। तो कितना कम हुआ, तो 16 kg का कम हुआ। और कितना में कम हुआ, 80 में से कम हुआ, और गुना कर देंगे 100 से तो उसका परसेंटेज कमी जो है निकल जाएगा। तो 16 5 में 80 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी 20% का क्या हुआ, कमी हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या जो है 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब 350 में से वो 20% का वृद्धि कर रहा है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो इसका क्या वैल्यू निकलेगा, 10% का वैल्यू निकलेगा, उसका फिर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20% का वैल्यू हो जाएगा। तो 35 का डबल कितना होगा, 70, तो 70 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा, 420, यानी कि 20% जब 350 में इंक्रीज़ हो जाता है तो वो 420 हो गया। फिर 25% की जो है कमी हो जाती है, फिर 25% इसमें कम कर देना है, और 25% कम करने का मतलब हुआ 1/4, यानी कि 3/4 बचेगा, है ना। 1/4 कम हो गया, मतलब 3/4 बचा हुआ रहेगा अभी भी। तो यहाँ पे 4 से इसको काट देंगे तो कितना बार में, 105 बार में, और 105 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 315, यानी कि जो अब नई संख्या बन गई वो कितना है, 315 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% कम कर दिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 315। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है कितना है, 89 है। यदि एक वस्तु का जो है मूल्य 35 रुपया है तो शेष 9 वस्तु का औसत मूल्य जो है ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 10 वस्तु का 89 है, मतलब यहाँ पे इसका जोग निकालेंगे तो 89 × 10 कर देंगे। प्रत्येक वैल्यू का 89 हो गया तो 10 के लिए कितना होगा, 890। टोटल जोग कितना हो गया, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य जो है वो 890 रुपया हो गया। अब यहाँ पे दिया गया एक वस्तु का मूल्य उसमें से कितना है, 35 है, तो 35 से 20 में हम कम कर देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 9 वस्तु। कितना बचेगा, 9 वस्तु। तो यहाँ 35 घटा देते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना होगा, 855 बचेगा। तो 855 रुपया अब 9 वस्तु के लिए बचा। तो 9 वस्तु के लिए जो रेस्ट बच गया, क्योंकि एक वस्तु हम हटा चुके हैं 35 का, तो यहाँ पे 855 रुपया का और बचा हुआ है, और उसमें से कितने वस्तु हैं, 9 वस्तु हैं। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कुल जोग को जो है 9 वस्तु का कुल जोग जितना हुआ रुपया, उसको जो है 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकलेगा, उसका औसत निकलेगा 9 वस्तुओं का शेष। ठीक है, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, तो यहाँ पे 9 का टेबल 9 बार में 81 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 4 और 5 45, 9 5 45, यानी कि कितना होगा, 95। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1.1/2 जो है वर्ष के लिए, यानी कि 1.5 वर्ष के लिए जो 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 228 रुपया है। जब चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक जो है रूप से संयोजित किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज को जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज को जो वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो राशि यहाँ पे क्या है, यानी कि मूलधन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एसआई निकालते हैं। तो एसआई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? टाइम इंटू रेट। ठीक है, टाइम इंटू रेट कर देंगे तो हमको कितना परसेंट जो है ब्याज मिलेगा वो हमको निकल जाएगा। तो 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। और 3/2 हमारा समय हुआ और 8% के रेट से, तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी कि 12% का हमको क्या मिलेगा? एसआई मिलेगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे 100% यदि इन्वेस्ट किए हैं, मतलब पी मेरा यदि 100% है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 112% हो जाएगा वो बढ़कर। ठीक है, मतलब 12% उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी ब्याज बढ़ जाएगा। तो 112% जो है इसमें क्या होगा? टोटल हो जाएगा, यानी रेट उसमें जो हमको ब्याज कितना मिला? 12%। और फिर जब सीआई जो है चेक करते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे चेक करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज चेक करते हैं, तो इसका रेट जो है कितना दिया गया? एनुअल, यानी कि साल भर में जो 8% बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है रेट जो होगा वो घट जाएगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पे अर्धवार्षिक हो रहा है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है? रेट आधा हो जाता है, तो यहाँ पे 4% का रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बार संयोजित होगा? यहाँ पे जो है 3 बार संयोजित होगा। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 बार, फिर यहाँ पे आधा साल के लिए एक, तो यहाँ पे 3 बार, यानी कि 3/2 ईयर्स में जो है, यानी 3/2 ईयर्स या 1.5 साल में जो है वो 3 बार संयोजित हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि 100% का हम जो मानते हैं यहाँ पे टोटल मूलधन है, तो इसमें तीन बार जो है 4% निकालना पड़ेगा, जैसे अभी बताया। तो 4% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 4 हो जाएगा। फिर दूसरे बार 4% निकालेंगे तो यहाँ पे 0.16 बचेगा। फिर यहाँ पे 4% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो है 64 हो जाएगा, तो और 2 जीरो इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0064 यहाँ पे निकलेगा 0.16 का 4%। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 331 से गुना करना है, 331 से गुना करना है। तो जैसे यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 12%, ये 12% का जो है, जो इसमें डिफरेंस दिख रहा है, ये 12 और 12 यदि हम हटा देते हैं तो बाकी जो होगा, बाकी जो बचा इधर, यही वाला हमारा डिफरेंस होगा। तो 12 को हम हटा देते हैं पहले। अब इसको गुना करेंगे तो 16 × 48 होगा और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.48 हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे भी 64 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो पहले होगा, 4 जीरो हुआ, यानी कि टोटल 4 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 64 लग जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो 48.64 होगा, यानी 0.4864, पॉइंट क्या होगा? 4864, 0.4864% आएगा। और यही जो हमारा जो डिफरेंस दिख रहा है वो 228 के बराबर दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, 100% का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 0.468 जो है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे सीधे हम पॉइंट को हटा देंगे तो कितना का? 4864, और यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 4 जीरो ऊपर में लगा देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको वैल्यू निकल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 4 से काटते हैं तो 4 5 में 20 हो जाएगा और 4 7 में 28 हो जाएगा। 4 से काटेंगे इसको तो कितना बार में? 4 का टेबल 1 बार में, 4 का टेबल 2 बार में 8 हो गया, 4 का टेबल 1 बार में 4 हो गया, फिर यहाँ बचेगा 2 और 4 24 होगा, 4 6 में 24 होगा। अब फिर इसको काटेंगे 4 से, तो 4 का टेबल 3 बार में 12 होगा, 4 का टेबल यहाँ पे 4 बार में 16 होगा, लेकिन एक जीरो जो यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि एक डिजिट को जो है यहाँ पे 2 डिजिट को लाया जा रहा है, तो इसलिए एक जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कैंसिल हो गया ये। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4 का टेबल कितना बार में कट जाएगा? ये 7 बार में 28 हो जाएगा, 7। और अब यहाँ पे बचेगा 2 और 2 4 24 हो गया, तो 4 का टेबल 6 बार में कितना होगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको 4 से काट देंगे तो कितना होगा? 25 4 में 100 हो गया, और यहाँ पे 2 जीरो, 2500 बार में कट गया। अब इसको काटेंगे 19 का टेबल से, तो 19 का टेबल 4 बार में 76 हो गया, 19 का टेबल 3 बार में 57 हो गया। फिर 4 से इसको काटेंगे तो 4 का टेबल कितना बार में कट जाएगा? 4 6 में 24 हो जाएगा, यानी कि 625 बार में कट जाएगा ये। तो यहाँ पे 625, 25 और 3 बचा, तो इसको सबको गुना कर देंगे तो कितना होगा? 3 गुना 25 करेंगे तो 75 होगा, और 75 गुना 625 करेंगे तो 625 को 75 से गुना करने पर कितना आएगा? यहाँ पे जो आएगा 3125 आएगा, है ना। 625 को 5 से गुना करेंगे तो 3125 आएगा। फिर अब 7 से इसको गुना करेंगे तो 7 5 35 का 5 हो गया, हाथ में 3 रहेगा, 7 दूनी 14 3 17 का 7, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 7 4 में 42 और 1 43। अब इसको सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 57864, यानी कि कितना होगा? 46,875, यानी कि 46,875 इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका मूलधन कितना था? 46,875। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन। 7 5 3 के चौथे, यानी कि 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती। तो समानुपाती यानी कि यहाँ पे 2 तरह का समानुपाती होता है, यहाँ पे निकाला जाता है। एक जो है तृतीय समानुपाती निकालना होगा कभी कभी, और कभी कभी जो है
चतुर्थ समानुपाती जब निकालना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो तृतीय के लिए क्या होता है, A/B बराबर होता है B/C, यानी कि तीनों रहेगा ABC रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला ये है। और यहाँ पे यदि चतुर्थ के लिए बोला जाए तो A/B बराबर यहाँ पे C/D होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यदि बोला जाए कि B² का वैल्यू यानी कि जो बीच वाला जो पार्ट है उस मध्यानुपाती निकालने बोला जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, B² यानी कि दोनों क्रॉस गुना करेंगे, फिर यहाँ पे क्या दिखेगा AC, यानी B² बराबर क्या हो जाएगा AC। उसी टाइप से इसमें क्या हो जाएगा AD बराबर BC, क्या हो जाएगा AD बराबर BC, यानी पहला वाला और चौथा वाला नंबर को यदि गुना करते हैं तो वो दूसरे वाले और तीसरे वाले नंबर के बराबर होगा, कब, जब ये समानुपाती में है तब, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे यदि ऐसा दिया गया 7, 5 और 3 का जो हमको चौथा निकालना है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, चौथा वाला हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, A/B, तो यहाँ पे E वाला हमेशा ऑटोमेटिक पहला वाला A होगा, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D वाला गायब है, मतलब सीरियली लेना है। तो यहाँ पे 7/5 A/B हो गया, बराबर यहाँ पे C/D, यानी C के जगह पे 3 लेंगे और D के जगह पे x ले लेते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो 3 5 15 और यहाँ पे डिवाइड में 7, तो x बराबर कितना हो गया 15/7। 15/7 क्या निकला इसका जो है 15/7 जो इसका चतुर्थ अनुपाती या समानुपाती निकल गया, चौथा वाला, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना है। अब दूसरा जो यहाँ पे बोला गया है कि 7 और 13 के तीसरे, तो 7 और 13 तीसरे मतलब यहाँ पे तीसरा वाला गायब है, 7 फिर 13 फिर तीसरा वाला गायब है, पहला दूसरा दिया हुआ मतलब फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है, तो पहला वाला लिखेंगे A और उसके बाद वाला B जो है वह 13, उसके बाद फिर होगा B, उसके बाद होगा यहाँ पे C, तो C के जगह पे C ले लिए। अब यहाँ पे क्या होगा 13 से 13 गुना होगा तो यहाँ पे 169 आएगा और नीचे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बराबर क्या दिखेगा C। अब हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे समान, यानी कि जो इसका जो चौथा समानुपाती निकला उसको उसके बीच में अनुपात निकालना है, यानी चौथा वाला समानुपाती कितना था x और यहाँ पे ये वाला तीसरा वाला का जो समानुपाती कितना था C, तो x और C का अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू कितना है 15/7 है, 15/7 है और यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 169/7, ठीक है। C का वैल्यू 169/7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो यही वाला हमारे क्या हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा 15:169 का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ए जो है 10 दिन में कोई काम को पूरा करता है तो बी उसी काम को जो है 15 दिन में पूरा करता है। अब बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, तो सबसे पहले इसका वर्क निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है, यानी कि इसका वर्क हम कितना मान लेंगे 30 ले लेंगे। अब 15 का टेबल 2 बार में, यानी कि 15 का यदि 15 दिन लगा रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो वही एक दिन का जो है निकाल लेंगे। यदि एक दिन का था ये तो एक दिन का निकाल लेंगे, 1 घंटा का होगा तो 1 घंटा के लिए निकाल लेंगे। यानी कि जब हम डे यानी कि जितना भी हमारा समय लग रहा है समय से यदि वर्क को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या निकलता है स्ट्रेंथ निकलता है या क्षमता निकलता है कि वो एक दिन में कितना कर सकता है या 1 घंटा में कितना कर सकता है। तो ये 2 हो गया, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि एक दिन में वो 3 काम कर सकता है ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमको, जब स्ट्रेंथ भी निकल चुका है तो हम यहाँ पे देखेंगे आगे। मान लो कि ये वाला पूरा वर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वर्क है, तो ये बी जो है अकेले 3 कार्य करता है और 3 दिन कार्य करता है, फिर वो जो है कार्य छोड़ देता है, ठीक है। ये जो है शेष कार्य को जो है कितने दिन में पूरा करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे बी काम कर रहा है और वो 3 दिन तक कार्य किया, तो 3 दिन में एक दिन का स्ट्रेंथ कितना है 2 का, तो 3 दिन में कितना करेगा 3 गुना 2, यानी कि 6 काम कर चुका होगा 3 दिन में। तो 6 काम यदि इसमें कम कर देते हैं तो कितना काम बचा हुआ है, पूरे काम में 24 काम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है 24 काम बचा हुआ है। अब जब ए आएगा बाकी काम को करने के लिए, बी तो छोड़ दिया, अब यहाँ पे कौन आएगा ए आएगा, तो शेष काम कितना बचा है 24 काम बचा हुआ है। अब वो 3 के स्ट्रेंथ से करेगा, क्योंकि ए का स्ट्रेंथ कितना है 3 है, तो 3 का स्ट्रेंथ से करेगा तो कितना दिन उसको लग जाएगा 8 दिन लग जाएगा। तो वही पूछा गया कि ए को शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो 8 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस स्टेशन जो है पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर की चाल से जाता है और जो है स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर के स्पीड से की चाल से जो है वो जाती है। मतलब जैसे कोई एक डिस्टेंस है, मतलब ए है यहाँ पे या पी है और इधर है क्यू, तो पी से क्यू तक जा रहा है वो तो अलग स्पीड से, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जब आ रहा है रिटर्निंग वही डिस्टेंस को तय करने के लिए तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहता है, ठीक है। तो पूरी यात्रा में दौरान जो उसका औसत चाल क्या होगा, तो जब भी जो है डिस्टेंस समान रहे, डिस्टेंस दोनों पे पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस समान है, क्योंकि पी से जब क्यू जा रहा है तो 70 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। रिटर्न जब क्यू से पी आ रहा है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है समान है। तो डिस्टेंस जब दोनों में समान हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है किसके लिए औसत चाल के लिए, माने एवरेज स्पीड के लिए, जब क्या हो डिस्टेंस समान हो तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है जाने का स्पीड और आने का स्पीड को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है,
ठीक है, यानी प्रोडक्ट को। तो जैसे कि 70 गुना 90, दोनों स्पीड को गुना करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई यानी डबल कर देंगे, और वो जो है उसके बाद जो दोनों का जो स्पीड है उसका योग से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो 70 और 90 का कितना होगा, 160 होगा। अब 2 से काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, अब गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 630 होगा, और नीचे डिवाइड कर देना है कितना से, 8 से। तो 8 का टेबल से यहाँ पे काटेंगे तो 8 7 में 56 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे कितना, 7 और 0 70 हो जाएगा। तो फिर जो है 8 8 में 64 हो जाएगा, तो 78 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि ऑप्शन है 78, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको पूरा हल कीजिएगा तो 75 भी यानी 78.75 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि 78.75 किलोमीटर पर आवर का इसका औसत चाल होगा। तो दोस्तों ये था जो है 10 जनवरी 2023 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट के मैथ के पेपर जो एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।